73वां संविधान संशोधन अधिनियम। मैं डॉक्टर यादव सिंह आज के इस शीर्षक के अंतर्गत इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लाने से पूर्व पंचायती राज की स्थिति में सुधार के लिए बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सिंघवी समिति, इस प्रकार कई समितियां गठित की गई थी और सरकार ने इन समितियों के सुझावों को समय समय पर लागू करने का प्रयास भी किया। लेकिन मुख्य जो समस्या थी वो ये थी कि इन संस्थाओं के जो चुनाव हैं वो समयबद्ध तरीके से चुनाव नहीं हो पा रहे थे। कई बार सरकार इनको भंग कर देती, कई बार लंबे समय तक चुनाव नहीं होते। इन संस्थाओं को कर लगाने की कोई शक्ति नहीं थी। आर्थिक या वित्तीय स्थिति इन संस्थाओं की बहुत अधिक खराब थी, जिसे किसी भी जन कल्याण के कार्य को हाथ में नहीं ले पाती थी और जनता को तत्काल राहत पहुंचाने में अक्षम थी। इन सारी स्थितियों में सुधार करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप देने के बारे में सोचा गया। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप देने के प्रयास कुल 3 बार हुए, 1989, 1990 और 1991। 1991 में जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद में पेश किया गया था वो 1992 में पारित होकर लागू हुआ। इस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की जो खासियतें थी, प्रमुख बातें थी, विशेषताएं थी, वो इस प्रकार थी कि इस अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर मिला। संविधान में इन संस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया, इनको विशेष स्थान मिला। इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और उस भाग 9वें भाग का नाम था पंचायत। इस पंचायत शीर्षक के नाम से नया भाग जोड़ा गया। इसके माध्यम से संविधान में एक अनुच्छेद 243 जोड़ते हुए देश में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित आवश्यक तत्वों का समावेश किया गया। ये जो अनुच्छेद 243 जोड़ा गया है, इसकी विभिन्न उपधाराओं में पंचायती राज की विभिन्न समस्याओं का विस्तृत समाधान सुझाया गया है और पंचायती राज को सुदृढ़, स्थायी बनाने के प्रयास किए गए हैं। संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो प्रयास किए गए उस कड़ी में हम अध्ययन आरंभ करते हैं। और पहला जो प्रयास था, पहले जो है अनुच्छेद 243 जो है उसमें पंचायतें जो शीर्षक है, जब उसमें आगे अध्ययन करते हैं तो अनुच्छेद 243 का उसमें ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि ग्राम स्तर पर जो ग्राम सभा होगी वो ऐसी शक्तियों का समव्यवहार और ऐसे कर्तव्यों का निर्वाह करेगी जो राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर विनिश्चित करे। अर्थात ग्राम सभा को जो शक्तियाँ, अधिकार, जो कार्य मिलेंगे वो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर विनिश्चित करेगा। राजस्थान में ग्राम सभा की कम से कम 4 बैठकें होती हैं। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये 4 तिथियां फिक्स हैं, निश्चित हैं, निर्धारित हैं। इनके अलावा अगर ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी है तो ग्राम सभा के सदस्य के अनुरोध पर बुलाई जा सकती है, राज्य सरकार के आदेश पर भी बुलाई जा सकती है। अनुच्छेद 243 खा, जो अगला 243 अधिनियम का जो धारा है, अनुच्छेद 243 खा, उसमें पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर संविधान के प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है
वहाँ पंचायती राज्य की मध्यवर्ती इकाई के गठन से छूट दी गई है। मध्यवर्ती इकाई से तात्पर्य है जैसे पंचायत समिति बोलते हैं राजस्थान में, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर पंचायत समिति के गठन से छूट दी गई है। जहाँ तक संभव हो सके पंचायती राज संस्थाओं का गठन करते समय राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक स्तर पर गठित की जाने वाली पंचायती राज इकाइयों की जनसंख्या समूचे राज्य में यथासंभव समान रहनी चाहिए। अर्थात जब पंचायती राज संस्थाओं का गठन करते हैं तो पूरे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में मतदाताओं की संख्या जहाँ तक संभव हो वो समान होनी चाहिए। अनुच्छेद 243 गा। इस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि जो राज्य विधानमंडल या संसद के जो सदस्य हैं उनको इन संस्थाओं से कैसे जोड़ा जाए। तो पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तरीय इकाइयाँ जैसे पंचायत समिति, जिला स्तरीय इकाइयाँ जैसे जिला परिषद, इनके अध्यक्ष और सभापति के संबंध में, इनके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के संबंध में, उनके निर्वाचन क्षेत्र वाली इकाइयों की सदस्यता के लिए आवश्यक उपबंध करने के लिए राज्य विधानमंडल को अधिकृत किया गया है। अच्छा, अर्थात राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर ये प्रावधान कर सकेगा कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इनमें किस प्रकार, किस हैसियत से बैठक में भाग ले सकते हैं, उनके क्या दायित्व होंगे। ग्राम पंचायत के सभापति की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान करने का दायित्व विधानमंडल पर छोड़ा गया है। अर्थात जो ग्राम पंचायत है जिसका सभापति सरपंच कहलाता है तो उसका चुनाव किस प्रकार से होगा यह प्रावधान विधानमंडल कर सकता है। लेकिन जो मध्यवर्ती इकाई है और जो जिला स्तरीय इकाई है अर्थात पंचायत समिति और जिला परिषद के जो अध्यक्ष या सभापति होंगे उनके बारे में अधिनियम में लिखा हुआ है कि इन इकाइयों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो अपने में से ही किसी एक को सभापति यानी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर सकेंगे। चुनावों में आरक्षण, ये अनुच्छेद 243 घ में बताया गया है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्वाचन हेतु स्थानों का आरक्षण किया जाएगा। अर्थात स्थान आरक्षित किए जाएंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। इस प्रकार आरक्षित की जाने वाली सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया का बारी बारी से आवर्तन पंचायत क्षेत्र की सभी सीटों में किया जाता रहेगा। यानी इस प्रकार जो सीटें आरक्षित की गई हैं वो बार बार हर बार एक ही सीट आरक्षित नहीं रहेगी, वो आरक्षण का चक्र घूमता रहेगा। कभी कोई सीट आरक्षित रहेगी, कभी कोई सी सीट आरक्षित रहेगी। हमेशा कोई सीट सामान्य नहीं रहेगी, हमेशा कोई सीट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की नहीं रहेगी। ये चक्र क्रम से घूमता रहेगा। इसी अनुच्छेद 243 गांव में महिलाओं के लिए भी आरक्षण की प्रावधान किया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित प्रत्येक पंचायती राज संस्था में कम से कम 1/3 स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। महिला चाहे सामान्य श्रेणी की है, पिछड़ा वर्ग श्रेणी की है या अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी की है, महिला है और जो महिला कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी आवेदक हैं, उम्मीदवार हैं, उनके लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाएंगे और फिर इस प्रकार आरक्षित किए गए स्थानों का आवर्तन बारी बारी से किया जाता रहेगा। इस प्रकार ये जो स्थान आरक्षित किए जाएंगे ये बारी बारी से बदलते रहेंगे। जैसे किसी ग्राम पंचायत में 13 वार्ड हैं, मान लो प्रथम बार जब चुनाव हुए तो वहाँ पहली, तीसरी और 5वीं, फिर 9वीं, 12वीं ऐसे करके कुल 5 वार्ड हैं आरक्षित हुई। तो दूसरी बार में हो सकता है कि दूसरी, 6वीं, 8वीं, 14वीं, 7वीं ऐसे
तो ये आरक्षित स्थान बदलते रहेंगे। अध्यक्ष और सभापति के लिए आरक्षण, ये आरक्षण के जो प्रावधान है अनुच्छेद 243 का, इसमें सभी श्रेणियों और सभी पदों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसमें लिखा है कि ग्राम पंचायत और पंचायती राज्य की अन्य इकाइयों के अध्यक्षों और सभापति के पद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम बनाकर प्रक्रिया निर्धारित करते किए हुए आरक्षित किए जा सकते हैं। चाहे पंचायती राज की जितनी भी इकाइयाँ हैं उनके सभापति पद के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए ये पद आरक्षित किए जाएंगे और ये बारी बारी से किए जाएंगे। हर बार एक ही श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं रहेगा, कभी महिलाओं के लिए, कभी अनुसूचित जाति पुरुष, कभी अनुसूचित जनजाति पुरुष, कभी इनकी महिला, ऐसे करके इनके लिए पद आरक्षित किए जाते रहेंगे। आरक्षित किए गए स्थान उस राज्य में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होने चाहिए। जैसे राजस्थान में अनुसूचित जाति 16% और अनुसूचित जनजाति 12%, इस हिसाब से पदों का आरक्षण है। मान लीजिए 100 पंचायती राज संस्थाएं हैं तो उनमें से 16 के सभापति अनुसूचित जाति से होंगे और 12 के अनुसूचित जनजाति से होंगे। यानी राज्य में जितनी जनसंख्या है इन वर्गों की, उस जनसंख्या के अनुपात में इनके सभापतियों को स्थान मिलेंगे। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी सभापति और अध्यक्ष के लिए 1/3 पद आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 में किया गया है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 243 इसी अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान यह कहकर किया गया है कि जब राज्य विधानमंडल उचित समय राज्य विधानमंडल समस्त पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान अधिनियम बनाकर कर सकता है। राजस्थान में ऐसा प्रावधान 4 अक्टूबर 1999 के पश्चात किया गया और यहाँ पर पिछड़ा वर्गों के लिए 21% आरक्षण दिया हुआ है। कार्यकाल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 ना, प्रत्येक पंचायती राज इकाई का कार्यकाल यदि वह किसी विधि के अधीन भंग नहीं की जाती है तो 5 वर्ष का होगा, इससे अधिक नहीं। अर्थात अधिकतम कार्यकाल किसी भी पंचायती राज इकाई का, जिला परिषद, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत, इनका कार्यकाल अगर वह भंग नहीं की जाती है तो 5 वर्ष का होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता। इससे पहले इनके चुनाव करा लिए जाएंगे। इन संस्थाओं के चुनाव उनके निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व कराए जाएंगे। यदि ये संस्थाएं समय से पूर्व भंग कर दी जाती हैं तो भंग किए जाने की तिथि से 6 माह की अवधि में नए चुनाव कराने होंगे। और यदि भंग की हुई संस्था का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से ही कम शेष बचा है तो ऐसे चुनाव कराए जाने आवश्यक नहीं है। भंग करने के पश्चात चुनाव तभी कराए जाएंगे जब शेष कार्यकाल 6 माह से अधिक हो। और यदि भंग किए जाने के पश्चात कोई नई पंचायत चुनी जाती है, नई पंचायती राज इकाई चुनी जाती है, तो वो उतनी अवधि के लिए कार्य करेगी जितनी अवधि के लिए वो भंग ना होने पर करती। अनर्हताओं के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 243(4), यानी कि अयोग्यताओं के संबंध में प्रावधान। संबंधित राज्य में चुनाव की अनर्हताओं से संबंधित प्रवर्तित किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने पर व्यक्ति इन संस्थाओं के चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा। राज्य में किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने के लिए जो कानून बने हुए हैं, अगर उन कानूनों के तहत किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वो चुनाव में भाग नहीं लेगा। यदि कोई व्यक्ति इन अयोग्यताओं से ग्रस्त है और यह ग्रस्त नहीं है, इस मामले में कोई विवाद उठता है तो विवाद का निस्तारण करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति और प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो राज्य का विधानमंडल करेगा। कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य है या नहीं है, इस संबंध में अगर कोई मुद्दा उठता है
कोई प्रकरण बनता है तो ऐसे प्रकरणों की सुनवाई करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति और नियुक्ति प्रक्रिया का प्रावधान राज्य विधानमंडल विधि बनाकर कर सकता है। पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां और दायित्व, अनुच्छेद 243 छा संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अर्थात संविधान के अंतर्गत जो नियम हैं उन नियमों के अधीन रहते हुए उनकी पालना करते हुए राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा और इन संस्थाओं को स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और सत्ता दे सकेगा। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक नई सूची संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है और अनुच्छेद 243 के माध्यम से वो व्याख्या की गई है। उसमें इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कुल 29 कार्य सौंपे गए हैं और जो 29 कार्य सौंपे गए हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला कार्य है कृषि। जिसमें कृषि विस्तार सहित गतिविधियां सम्मिलित रहती हैं। फिर भूमि सुधार, चकबंदी, मृदा परीक्षण आदि से संबंधित कार्य, लघु सिंचाई, जल प्रबंध, पशुपालन के साथ डेयरी विकास, मुर्गी पालन। पांचवा कार्य मत्स्य उद्योग, छठवां सामाजिक वानिकी, सातवां लघु वन उत्पाद, आठवां लघु उद्योग में खाद्य प्रसंस्करण शामिल है, नौवां खादी ग्राम और कुटीर उद्योग, 10वां ग्रामीण विकास, 11वां पेयजल, 12वां ईंधन एवं चारा, 13वां सड़कें, पुलिया, नौका जलमार्ग और संचार के साधन, 14वां ग्रामीण विद्युतीकरण, इसमें विद्युत वितरण भी शामिल है, 15वां गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, 16वां गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 17वां शिक्षा, इसमें प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों शामिल है, 18वां तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, 19वें प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, 20वें पुस्तकालय, 21वां जो कार्य है सांस्कृतिक कार्यकलाप, 22वां कार्य बाजार एवं मेले, 23वां जो कार्य है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का प्रबंध, इसमें इसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय आदि सम्मिलित हैं। परिवार कल्याण, 25वां कार्य महिला एवं बाल विकास, 26वां कार्य समाज कल्याण, 27वां कार्य कमजोर वर्गों का कल्याण, 28वां कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जो 29वां कार्य है वो सामुदायिक परिसंपत्तियों का अनुरक्षण। इस प्रकार ये 29 कार्य पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के माध्यम से सूची बनाकर निर्धारित किए गए हैं जो उनके लिए निष्पादित किए जाने हैं। कर लगाना और कोष एकत्रित करना, इस संबंध में भी शक्तियां पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी गई हैं। अनुच्छेद 243 जा के माध्यम से राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उसमें निर्दिष्ट प्रक्रिया और मर्यादाओं के अंतर्गत पंचायती राज की विभिन्न संस्थाओं को कर आरोपित करने और एकत्रित करने के लिए अधिकृत कर सकेंगे। अर्थात ये भी विधानमंडल निश्चित करेगा कि पंचायती राज संस्थाएं कौन से कर लगा सकती हैं और एकत्रित कर सकती हैं। राज्य का विधानमंडल इन संस्थाओं को राज्य की संचित निधि से अनुदान देने के लिए प्रावधान कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल प्रावधान कर सकते हैं कि वे राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान दिया जाना है, कितना दिया जाना है। जो कर राज्य सरकार लगाएगी उनका राज्य सरकार और पंचायती राज इकाइयों के मध्य वितरण किया जाएगा और जो कर पंचायती राज संस्थाएं लगाएंगी उनको वो एकत्रित भी कर सकती हैं और खर्च भी कर सकती हैं। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, मतलब पिछली स्लाइड में तो ये था
कि राज्य विधानमंडल इनको कर लगाने और एकत्रित करने की शक्ति देता है। राज्य विधानमंडल इनको अनुदान देने के प्रावधान कर सकता है। वित्त आयोग का गठन इसलिए किया जाता है, ये अनुच्छेद 243 झा में किया गया है, कि जो राज्य द्वारा जो एकत्रित कर हैं उनमें से इनको हिस्सा निर्धारित करना। राज्यों के राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन के 1 वर्ष की अवधि में, जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया और लागू हो गया और लागू हुए 1 साल हो गया, उस 1 वर्ष की अवधि में और उसके बाद प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। और ये राज्य वित्त आयोग क्या करेगा कि राज्य सरकार द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उनसे राज्य सरकार को आय होती है, उस आय को पंचायती राज संस्थाओं के मध्य में बांटना। पंचायती राज संस्था द्वारा कौन कौन से कर लगाए जा सकते हैं उन करों को चिन्हित करना और राज्य की संचित निधि से इन पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान देने के सिद्धांतों का निर्धारण करना। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए उपाय सुझाना और वित्तीय स्वरूप के संदर्भ में कोई जो कार्य सौंपा गया हो उसके निष्पादन के लिए भी सुझाव देना। ये कार्य राज्य वित्त आयोग करता है। इन कार्यों के लिए ही इनका गठन किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के लेखा व अंकेक्षण के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 243 यहाँ विभिन्न स्तर की पंचायती राज इकाइयों द्वारा जो लेखे रखे जाते हैं, हिसाब किताब जो लिखा जाता है, आय व्यय का खर्चा लिखा जाता है, उसके अंकेक्षण के लिए, उसकी जांच के लिए, उसकी ऑडिट के लिए राज्य विधानमंडल विधि बनाकर आवश्यक प्रावधान कर सकेंगे कि भाई उन लेखों की ऑडिट किस प्रकार से की जानी है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव हैं वो नियमित तरीके से हों, इसके लिए अनुच्छेद 243 टा में प्रावधान किया गया है। इसमें लिखा है कि राज्यों में निर्वाचक नामावलियों की तैयारी अर्थात वोटर लिस्ट तैयार करना, चुनावों के आयोजन और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से संबंधित पक्षों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अर्थात पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो चुनाव की प्रक्रिया है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी और उस राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्य है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। उसकी पदावधि और सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करेगा और राज्यपाल उसका निर्धारण विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अधीन रहते हुए करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से अगर हटाना हो तो उसको उन्हीं कारणों से हटाया जाएगा और उसी तरीके से हटाया जाएगा जिन कारणों से और जिन रीति से या तरीक़ों से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उन्हीं प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा जिन प्रक्रियाओं के पालन करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, उसी प्रक्रियाओं के पालन करके राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जब तक अपने पद पर है, उसके पद पर रहते हुए उसकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिनसे उसको नुकसान होता हो। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रार्थना किए जाने पर, मांगे जाने पर उसके विनिश्चित कृत्यों के निर्वाह में जो राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्य हैं वो जैसे चुनाव का संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराता है, नगरीय निकायों के चुनाव कराता है। जब इनके चुनाव कराने हों, यानी राज्य निर्वाचन आयोग अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाह रहा है, कर रहा है, तो वो राज्य सरकार से मांग करे मानव संसाधन के संबंध में, सरकारी मशीनरी की मांग करे तो राज्य का राज्यपाल आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 243 डा, ये अनुच्छेद 243 डा ये बताता है कि
कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अनुच्छेद 243 लागू नहीं होगा? ये हैं नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला इलाका। इन क्षेत्रों में अनुच्छेद 243 को प्रवर्तित होने से अर्थात लागू होने से मुक्त रखा गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 243 के माध्यम से इन संस्थाओं के नियमित चुनाव होने लगे। महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को भागीदारी मिली, सुनिश्चित भागीदारी हुई उनकी। इन संस्थाओं को वित्तीय अधिकार मिले। इन संस्थाओं को वित्त आवंटन के सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान हुआ, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान हुआ। इस प्रकार अनुच्छेद 243 ने एक क्रांतिकारी बदलाव पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्र में किया।